बढ़ा देते हैं। तो अगर 263 में देखें लिखा क्या गया है, इंटरस्टेट काउंसिल शब्द का प्रयोग इसमें है। यह इंटरस्टेट काउंसिल शब्द का प्रयोग तो नहीं है, काउंसिल शब्द का प्रयोग है। तो पहला लिखा गया है, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सार्वजनिक भलाई के लिए, फॉर सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक भलाई अंडरलाइन, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक भलाई के लिए परिषद का गठन किया जा सकता है, काउंसिल। सार्वजनिक भलाई अंडरलाइन, परिषद का गठन किया जा सकता है परिषद का गठन किया जा सकता है और परिषद के कर्तव्य भी निर्धारित किए जाएंगे। परिषद के कर्तव्य, ड्यूटी, कर्तव्य भी निर्धारित होंगे। तो अब सवाल है कि परिषद के कर्तव्य क्या है, कि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक भलाई के लिए, देखिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, परिषद कर्तव्य क्या होंगे। अब कर्तव्य में क्या क्या गया, व्हाट इज ड्यूटी, तो ड्यूटी होगी ए, पहला। कर्तव्य को एक्सटेंड करें, कर्तव्य क्या है, राज्यों के बीच विद्यमान विवाद, राज्यों के बीच विद्यमान विवाद अंडरलाइन, डिस्प्यूट, राज्यों के बीच विद्यमान विवाद की जांच करना, इंक्वायरिंग इनटू, और उस पर सलाह देना, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइसिंग, जांच करना एवं सलाह देना। राज्यों के बीच विद्यमान विवादों की जांच एवं उस पर सलाह देना, इंक्वायरिंग एंड एडवाइसिंग, जांच करना और सलाह देना। दूसरा, कुछ राज्यों के सभी राज्यों के संघ और एक राज्य, यूनियन, संघ एवं एक राज्य अथवा संघ एवं अनेक राज्य, अनेक राज्यों के साझे हितों, साझे हित अंडरलाइन, साझे हित, कॉमन इंटरेस्ट, साझे हित को इन्वेस्टिगेट करना, साझे हितों की पड़ताल करना, एवं उस पर चर्चा करना, डिस्कशन, इनको यानी इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग, साझे हितों की चर्चा करना, और ये सब बातें 263 में लिखी गई हैं। और तीसरा, उपरोक्त विषयों से संबंधित नीतियों के समन्वय,
उपरोक्त विषयों से संबंधित नीतियों के समन्वय का कार्य करना। और उसके बाद ये भी लिखा गया है कि परिषद कैसे काम करेगी, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, वो सब डिटरमाइन करेगा प्रोसीजर, वो सब डिटरमाइन करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब आप देखेंगे भारतीय संघवाद में बड़ी एक स्पष्ट बात लिखती है। भारतीय संघीय शासन में इसका 263 का इतना महत्व इस वजह से है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में अब हम एक एक चीज़ को एनालाइज करें, हम एक एक शब्दों पर आपको ध्यान दिलाएं। तो पहला ये है, सवाल ये है, सार्वजनिक हित। आपने कल हमने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय हित, फिर यहाँ पढ़ रहे हैं सार्वजनिक हित संघ का हित है, राज्यों का हित है। देखिए अब साफ तो बात आ रही है। यानी भारतीय संविधान में भाई देखिए संघीय व्यवस्था में एक ही बात होती है, संघ और राज्य के बीच सहयोग, राज्य के बीच सहयोग। हमारे संविधान में कई ऐसी जगहें आती हैं जहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि संघ का मामला होगा या राज्य का मामला होगा। अब जब राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता दी जाएगी, संघ राज्य दोनों आएंगे। सार्वजनिक हित भलाई की बात होगी, संघ राज्य के बीच विभाजन संभव नहीं है। इसे आप याद रखिए, हम अंतर्राज्यीय परिषद को पढ़ रहे हैं या संघ राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच सहयोग संघीय व्यवस्था के प्रकार का व्यवहारिक परिणाम था। संघीय व्यवस्था के बढ़ना शुरू हुई, संघ राज्य के बीच सहयोग उत्पन्न हो गया। वित्तीय मामले में, प्रशासनिक मामले में भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनका उल्लेख किया है, उनका नाम लिख दिया। उनका नहीं बस ये नहीं होगा कि हम व्यवहार के लिए कुछ छोड़ेंगे, नहीं। इसलिए हमारा संविधान लंबा है, बड़ा है। और बहुत ध्यान से देखिए, जितने चैप्टर्स, जितने आर्टिकल संघीय शासन के लिए डिवोट किए गए हैं, उतने आर्टिकल संविधान में और किसी भाग के लिए नहीं है। तो बहुत बड़ा उसका पार्ट हमारा बनता है। अब देखेंगे सार्वजनिक भलाई, पहला परिषद गठन किया जाएगा, दूसरा यानी परिषद की संरचना के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति परिषद गठन करेगा तो आप पूछेंगे कितने मेंबर होंगे, संविधान नहीं बताता। काम संविधान बताता है, मेंबर नहीं। दूसरा, परिषद के कर्तव्य तो पहला है राज्यों के बीच विद्यमान विवाद, फिर दूसरा की टर्म क्या है, विवाद। भाई संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच विवाद तो रहेंगे, डेमोक्रेसी में होते हैं, और संघ राज्य के बीच तो रहेंगे ही रहेंगे। संघ राज्य के बीच संघ राज्य के भी विवाद होंगे। विवाद यानी आपके सिलेबस में होते कि ध्यान से दो शब्द ऐसे हैं जिन पे अलग से सवाल पूछा जाएगा, ऐसा आज तक हुआ नहीं, पूछा जाएगा भी नहीं। दो शब्द हैं, एक है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। दो शब्द अपने सिलेबस में कभी ध्यान से बैठ के देखिएगा। विवाद निवारण तंत्र, यानी संघीय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय विवाद निवारण तंत्र है या नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ पे होता है। यानी हमारे यहाँ जितने भी विवाद होते हैं संघ और राज्य के बीच में, राज्य के बीच में, वो सीधे कहाँ पे जाएगा, उच्चतम न्यायालय। लेकिन सवाल है राज्यों के बीच विद्यमान विवाद की जांच करना, उस पर सलाह देना। अगर ये अंतर्राज्यीय परिषद का काम है तो बहुत ध्यान देने की बात है। कावेरी जल विवाद का मुद्दा, कावेरी जल विवाद उच्चतम न्यायालय हल कर पाया? हल कर पाया नहीं? क्यों नहीं हल कर पाया? क्यों नहीं हल कर पाया? दूसरा, ये इधर चल जाइए, जल विवाद देते हम अलग से भी लेंगे, लेकिन जब हम एक पॉइंट को विश्लेषित करते हैं तो संबंध हर चीज़ से जुड़ते हैं। संबंध यही प्रीलिम्स और मेंस के बीच पढ़ने का मूल अंतर होता है। कई चीज़ें प्रीलिम्स में ऐसी हैं जो मैं फैक्ट हमने पढ़ लिया, काम चल गया। मेंस में तो हर चीज़ के मायने क्या हो, निहितार्थ क्या होंगे, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इस बात को हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आपको सवाल है कि विवाद अगर उच्चतम न्यायालय हल करता है तो आखिर में ये पंजाब और हरियाणा का विवाद क्यों हल नहीं हो पाया? आपको ये भी याद दिला दें, चंडीगढ़ पे अभी भी पंजाब हरियाणा दोनों दावे करते रहते हैं और दोनों की संयुक्त राजधानी बना दी गई। एक खास बात देखिए, राज्यपाल के मुद्दे पे, 356 के मुद्दे पे संघ राज्य के बीच अनेक विवाद हैं। और कल तो मैं सुन के आप हैरान हो गए होंगे, अध्यक्ष लोगों ने कहा अब बहुत हो गया, हम न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे। ओ न्यायालय का निर्णय मानो, कैसे देश चलेगा भाई? तुम्हारे कहने से क्या? कमाल है दोस्तों, हमारे यहाँ आदत बन गई है, कोई बात होगी तो हम न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इस सबको सिग्निफिकेंस बता दें। विवाद दो प्रकार के होते हैं। न्यायालय उन विवादों का समाधान कर पाएगा जो संवैधानिक है,
न्यायालय उन विवादों का समाधान नहीं कर पाएगी जो राजनीतिक है। और बहुत साफ बात है, हमारे यहाँ विवाद की जड़ पॉलिटिकल है या विधि और संविधान है? अगर विवाद की जड़ पॉलिटिकल है तो समाधान क्या होगा? और संस्था कौन बनाती है? अंतर्राज्यीय परिषद। इसे अंतर्राज्यीय परिषद है या विवाद निवारण का तंत्र है? अब दोनों बातें आती हैं। हमारे सबसे बड़ा विवाद निवारण का तंत्र है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। लेकिन हमारे यहाँ संघवाद में अनेक डिस्प्यूट सेटलमेंट रखे गए हैं, इसलिए आप कभी भी उच्चतम न्यायालय का हम आगे काम देखेंगे। उच्चतम न्यायालय सारे संघीय विवादों को हल करता है, बशर्ते रिस्ट्रिक्शन क्या है? संघ राज्य से जुड़े वित्तीय मामलों के मामले में उच्चतम न्यायालय कोई भूमिका नहीं होगी। वित्त आयोग को सौंपे गए मामले उच्चतम न्यायालय के सामने नहीं आएंगे। उच्चतम न्यायालय के रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे, संविधान में लिखा गया है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले में भी उच्चतम न्यायालय की भूमिका नहीं होगी। 1950 के पहले किए गए संधि और समझौते जो संघ के बीच में है, राज्यों के बीच में है, उसकी जांच उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। यानी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कामों पर बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा भी हम विवाद हल कर सकते हैं, तो हो सकता है। जब फिर देखेंगे कुछ राज्यों के बीच, और कहाँ पे क्या है? साझे हित। फिर की टर्म क्या आ गया भाई? सभी राज्यों के बीच, कुछ राज्यों के सभी राज्यों, जैसे नक्सलवाद की समस्या कुछ राज्यों में है, सभी राज्यों में है। साझे हित हुए कि नहीं हुए? साझे हित हुए। कोस्टल स्टेट की समस्याएं साझी हैं, कुछ राज्यों की समस्या है। भाई देखिए, जैसे भूभाग होता है वैसे समस्याएं भी आती हैं। कुछ राज्यों के हित हो और सभी राज्यों के हित क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी राज्यों का इंटरेस्ट है, शिक्षा सभी राज्यों का इंटरेस्ट है। यानी सवाल है, साझा हित है या अलग अलग हित है? क्या है? संघवाद अलग अलग हितों की बात करता है, साझी हितों की बात करता है? ये संघवाद है या सहयोगी संघवाद है? इसलिए एक विदेशी विद्वान ने भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि शक्तिशाली संघ है, बात सच है, लेकिन शक्तिशाली संघ राज्यों के लिए आवश्यक है, ये भी बात सच है जो उन्होंने बताया। उससे भी बढ़कर हमेशा साझे हितों की बात करिए, अलग अलग हितों की बात मत करिए। और सही में फिर वही बार बार बात आती है कि भाई वैसे भी साझे हित का मतलब क्या है? तो होता है, तो इस बात को फिर हम दूसरे तरीके से देख ले। अच्छा, भारतीय संघ 29 राज्यों के अलावा कुछ और है क्या? जिसे हम इंडियन फेडरेशन कहते हैं, 29 राज्यों का समूह ही तो है। तो हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता दें, एक होता है भारतीय राज्य क्षेत्र, शायद उन्हें फंडामेंटल है, इसके संदर्भ में बताया भी है। भारतीय राज्य में केंद्र शासित क्षेत्र आएगा, संघीय क्षेत्र आएगा। लेकिन जब कहते हैं इंडियन फेडरल सिस्टम, तो उसमें केवल संघ और राज्य आएगा। तो ये बताइए, हमारा संघ बनता किससे? 29 राज्यों से। संघ में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं आते, भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित क्षेत्र आएंगे। एक तो भारत का क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा इंडियन फेडरेशन। 29 राज्यों के अलावा अगर संघ है नहीं, तो बिना राज्यों के बीच में संघ कैसे काम करेगा? चूंकि मैं तो स्टूडेंट दोस्तों, विषय की समस्या क्या है? मैं एक बार यात्रा कर रहा था दिल्ली से, अब देखिए कैसे मामला मैंने देखा। तो जब भी आप बस ट्रक पे बैठे, पॉलिटी आपको याद हो जाना चाहिए। तब तो अपने पॉलिटी पढ़ा है कि किसका विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का। और किताबों तक मामला है तो फिर थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट कम आएगा। मैं कहीं पे वाहन से जा रहा था, दिल्ली पार किया मैंने, जैसे तो मैंने दिल्ली पार किया तो सड़क अचानक ऐसे हो गई। इतनी चौड़ी सड़क थी, मतलब 4-5 लेन की सड़क, और अचानक देखा ऐसे हो गई। मैं ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा ये क्या कमाल है यार, ये सड़क अचानक सिकुड़ क्यों गई? उसने कहा यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। हमने कहा यार ये तो गंदी बात है, मैं कॉपरेशन होना चाहिए। तो क्या है? साझा हित है। अब जरा दोस्तों सोच के देखे, एमपी और यूपी के बीच में चंबल है। अब यूपी कहे मैं आधा पुल बनाऊंगा, एमपी कहे मैं आधा पुल बनाऊंगा, तो लोग पुल के बीच में जाके कूदेंगे वहां से। सहयोग होना चाहिए कि नहीं? इसलिए सबका साथ हमारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है। क्या बेहतरीन संविधान हमने बना रखा है। इसे दोस्तों, संघवाद में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये केवल एकांगी कॉन्सेप्ट है। हमारे बार बार साझित, इसलिए मैं बोलता हूं सेंसिटिविटी शब्दों को लेकर होनी चाहिए, रटने वाली बात नहीं। इसलिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़िए। साझित लिखा गया है, और फिर बाकी तो चीज़ ठीक है, उपरोक्त संबंधित नीतियों से संबंधित कार्य। अब इसके अप्लाइड पार्ट पे चले। इसलिए इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस सिलेबस में लिखा नहीं गया है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में पढ़ें बार बार। संघीय शासन का मतलब केवल संस्थाओं से नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में उनका कार्य कैसे दिखता है। अब प्रोसेस पर आ जाए,
प्रोसेस पर। अब इसका हम एक्सप्लेन करें, इसका पर्पज क्या है, कब स्थापना हुई, तो अगला हेडिंग है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन, ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। सह